चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं ज़रा। लास्ट क्लास के अंदर हम IAS 12 को ही कंटिन्यू कर रहे थे। IAS 12 दैट इज़ इनकम टैक्सेस क्विकली रिकॉल करते हैं पूरा स्टैंडर्ड, और आज की क्लास के अंदर हम इसको वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। IAS 12 दैट इज़ इनकम टैक्सेस। इनकम टैक्स हमारे पास क्या है कि एक ऐसा लाइन आइटम जो कि P&L के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। इनकम टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 तरह के टैक्सेस की ज़रूरत पड़ेंगी। वो 3 तरह के टैक्सेस कौन कौन से हैं? नंबर 1 करंट टैक्स, नंबर 2 प्रायर टैक्स, थर्ड वन इज दी डेफर्ड टैक्स। करंट टैक्स हमारे पास क्या? टैक्स कैलकुलेटेड ऑन अ करंट ईयर टैक्सेबल प्रॉफिट। पॉइंट टू बी नोटेड, क्वेश्चंस करते वक्त आपने सबसे पहली चीज 95% सिचुएशन के अंदर एग्जामिनर करंट टैक्स आपको ऑलरेडी दे देगा, डायरेक्टली दिया हुआ होगा। इनकम टैक्स फॉर द ईयर एंडेड, इनकम टैक्स कैलकुलेटेड फॉर द ईयर, आपको डायरेक्टली इनकम टैक्स फॉर द ईयर देगा। करंट टैक्स नॉर्मली गिवन होता है। पॉइंट नंबर 2 के बाज़ औक़ात इनकम टैक्स यानी कि करंट टैक्स आपको नहीं देता, तो करंट टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? टैक्सेबल प्रॉफिट। तो आपके पास टैक्सेबल प्रॉफिट भी यूजुअली एग्जामिनर दे देता है। अगर करंट टैक्स ना दे तो टैक्सेबल प्रॉफिट भी आपको नॉर्मली दे देता है। तो मैं उस टैक्सेबल प्रॉफिट के ऊपर टैक्स रेट जब अप्लाई करूंगा तो मेरे पास करंट टैक्स फॉर द ईयर आ जाएगा। तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है वर्स्ट पॉसिबल केस के अंदर, कि हो सकता है कि एग्जामिनर आपको टैक्सेबल प्रॉफिट भी ना दे। तो अगर टैक्सेबल प्रॉफिट नहीं देगा तो मुझे उस अकाउंटिंग प्रॉफिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? टैक्सेबल प्रॉफिट के अंदर। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? तो ये 3 पॉसिबल सिचुएशंस हमने देखी और हमने तीनों पॉसिबल सिचुएशन की प्रैक्टिस भी की है कि व्हाट इफ कि अगर एग्जामिनर अकाउंटिंग प्रॉफिट दे तो हाउ टू कन्वर्ट दैट अकाउंटिंग प्रॉफिट इनटू टैक्सेबल प्रॉफिट। सिचुएशन नंबर 2, अगर एग्जामिनर डायरेक्टली टैक्सेबल प्रॉफिट दे दे तो अप्लाई द टैक्स रेट ऑन दैट टैक्सेबल प्रॉफिट टू कैलकुलेट और टू अराइव एट द करंट टैक्स। और थर्ड पॉसिबल सिचुएशन इज कि एग्जामिनर अगर डायरेक्टली करंट टैक्स दे दे, तो वो भी हमने सिचुएशन क्वेश्चंस के अंदर प्रैक्टिस की है। सेकंड, दूसरा जो टैक्स है दैट इज द प्रायर टैक्स। प्रायर टैक्स क्या है? द टैक्स ऑफ अ प्रीवियस ईयर बट एडजस्टेड इन दी करंट ईयर। 2 पॉसिबल सिचुएशन है। पहली सिचुएशन के अंडर प्रोविजन होगा और दूसरी सिचुएशन क्या है? दैट इज दी ओवर प्रोविजन। अंडर प्रोविजन में क्या है कि लास्ट ईयर कम टैक्स रिकॉर्ड किया है तो इस साल मुझे टैक्स एक्सपेंस को बढ़ाना पड़ेगा। ओवर प्रोविजन क्या है कि लास्ट ईयर मैंने ज्यादा टैक्स रिकॉर्ड किया है, इस साल मुझे टैक्स एक्सपेंस को कम करना पड़ेगा। अच्छा, इसी तरीके से एक और बात हमने देखी थी कि अगर टैक्सेशन का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो दैट शोज दी अंडर प्रोविजन, और अगर टैक्सेशन का क्रेडिट बैलेंस दे रहा है दैट शोज दी ओवर प्रोविजन। फिर आई एम डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स के अंदर हमने देखा कि डेफर्ड टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन टेम्पररी डिफरेंसेस। किस पे कैलकुलेट किया जाता है? और टेम्पररी डिफरेंस 2 तरह के होंगे, एक होगा TTD और दूसरा होगा DTD। TTD स्टैंड्स फॉर टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस और DTD स्टैंड्स फॉर डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस। सर ये कब अराइज होगा? तो उसके लिए हमने देखा था एसेट्स के ऊपर जब आप डेफर्ड टैक्स बुक करेंगे, इफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट इज ग्रेटर देन द टैक्स बेस। कैरिंग अमाउंट क्या है? द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। टैक्स बेस क्या है? वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज पर टैक्स रिकॉर्ड्स। तो ये आपके पास कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस है। इफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट इज ग्रेटर देन द टैक्स बेस, तो डिफरेंस क्या कहलाएगा आपके पास? TTD। क्या कहलाएगा? TTD यानी कि टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। इसके ऊपर हम लगाएंगे टैक्स रेट, तो हमारे पास आएगा क्या? डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? और अगर रिवर्स सिचुएशन हो जाए, इफ टैक्स बेस इज ग्रेटर देन कैरिंग अमाउंट, फिर जो डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा? डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस। उस पर जब टैक्स रेट लगाएंगे तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? डेफर्ड टैक्स एसेट होगा। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? अब इसमें 2 बातें जो आपने याद रखनी है। कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? TTD होगा या फिर वो डेफर्ड टैक्स नहीं है। पहली बात जो आपने याद रखनी है, और आपने देखा गलती अक्सर स्टूडेंट गलतियां कर रहे थे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपने इससे भी ज्यादा याद रखनी है वो क्या? कि जब TTD पे परसेंटेज लगता है, जब टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस पे परसेंटेज लगता है, तो जो आंसर आया है वो डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर नहीं है, बल्कि वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस है। डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर P&L का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आपने ओपनिंग लायबिलिटी को क्लोजिंग लायबिलिटी से कंपेयर करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? और फिर जाते जाते एक और कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, डेफर्ड टैक्स ऑन रीवैल्यूएशन। उसके ऊपर IAS ने क्या कहा था कि रीवैल्यूएशन पे जो डेफर्ड टैक्स है उसको P&L में चार्ज नहीं करेंगे, उसको किस में चार्ज करेंगे? रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट। क्या ये बात समझ में आ रही है जी? यहां तक क्लियर है? चले अब आए जरा एक और एडजस्टमेंट आज हम देखने जा रहे हैं। उसके लिए हेडिंग डालें जरा, डेफर्ड टैक्स ऑन डेवलपमेंट कॉस्ट। हेडिंग डालें अपने पास, डेफर्ड टैक्स ऑन डेवलपमेंट कॉस्ट।
deferred tax on development cost, deferred tax on development cost. चलिए पहले तो डेवलपमेंट कॉस्ट को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। डेवलपमेंट कॉस्ट की ट्रीटमेंट हमें किस स्टैंडर्ड में दी हुई है, 16 में या 40 में? 38 में। सर ना 16 में दिए ना 40 में दिए, कहां पर दिए? IAS 38। और IAS 38 का टाइटल क्या है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट? इंटेंजिबल एसेट्स। क्या ये बात समझ आ रही है? सर डेवलपमेंट कॉस्ट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट IAS 38 में दी है, और IAS 38 का अकाउंटिंग यानी कि टाइटल क्या, स्टैंडर्ड का टाइटल क्या? दैट इज इंटेंजिबल एसेट। अच्छा थोड़ा सा रिकॉल करते हैं डेवलपमेंट कॉस्ट के बारे में। IAS 38 ने क्या कहा? IAS 38 कहता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेजेस, रिसर्च फेज एंड नंबर 2 इज डेवलपमेंट फेज। डेवलपमेंट फेज के बारे में IAS 38 ने क्या कहा था कि डेवलपमेंट फेज में किया जाने वाला खर्चा डेवलपमेंट कॉस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? और डेवलपमेंट कॉस्ट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज पर IAS 38 क्या करेंगे हम उसको? कैपिटलाइज करेंगे। और कैपिटलाइज कब तक करेंगे? जब तक के वो अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन या अवेलेबल फॉर यूज नहीं हो। याद आ रहा है? अच्छा जिस दिन वो अवेलेबल फॉर यूज आ जाएगा, अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन होगा, उस दिन के बाद से हम उसका वो करेंगे, वो क्या? एमोटाइजेशन। याद आ रहा है? ऐसे ये डेवलपमेंट कॉस्ट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। अब आए जरा डेवलपमेंट कॉस्ट के रूल्स देखें एज पर टैक्स लॉज। ये कहते हैं कि डेवलपमेंट कॉस्ट विल नॉट बी कैपिटलाइज। डेवलपमेंट कॉस्ट को तुम कैपिटलाइज तो क्या करें? कह रहा है P&L में चार्ज कर दो, एक्सपेंस आउट कर दो। यानी कि अगर तुमने 5 लाख का डेवलपमेंट कॉस्ट इनकर किया है, कह रहा है कि इसको P&L में एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दो। अकाउंटिंग वाला कह रहा है 5 लाख का डेवलपमेंट कॉस्ट बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा, और फिर हर साल थोड़ा थोड़ा करके हम इसको वो करेंगे, वो क्या? एमोटाइज। देखो एमोटाइज करके भी मैं इसको कहां पे लेके जा रहा हूं? P&L में लेके जा रहा हूं। टैक्स वाला भी P&L में लेकर जा रहा है, लेकिन टाइमिंग का डिफरेंस है। ऐसे ही हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर स्लोली थोड़ा थोड़ा करके अगले 5 सालों में P&L में डालेंगे। ऐसे ही जबकि टैक्स वाला क्या कह रहा है? पहले साल में ही उस डेवलपमेंट कॉस्ट को कहां पे रिकॉर्ड करवा रहा है? P&L के अंदर। दूरी है, लेकिन ये टेम्पररी है परमानेंट है? टेम्पररी है। सर 5 साल के एंड पे मेरे नजदीक डेवलपमेंट कॉस्ट कितनी होगी? 0। और टैक्स वाले के नजदीक आज ही डेवलपमेंट कॉस्ट कितनी हो गई है? 0। तो उसका मतलब ये कि एक ऐसी दूरी है जो एट द एंड ऑफ द ईयर 5 या ईयर 6 या ईयर 7, 5 या 6 साल के बाद ये दूरी खत्म हो जाएगी। तो ये कहलाता है टेम्पररी डिफरेंस। क्या कहलाता है ये? तो इसीलिए हम कहते हैं कि डेफर्ड टैक्स ऑन डेवलपमेंट कॉस्ट, कि डेवलपमेंट कॉस्ट की वजह से भी एक डिफरेंस अराइज हो रहा है, और ये जो डिफरेंस अराइज हो रहा है ये कौन सा डिफरेंस है? ये टेम्पररी डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस है ये? अच्छा अब करना क्या है सर? डेवलपमेंट कॉस्ट के ऊपर डेफर्ड टैक्स जब बुक करेंगे तो किस तरीके से हम उसको बुक करेंगे? क्या तरीकेकार होगा? सर IAS 38 के मुताबिक मेरे डेवलपमेंट कॉस्ट की कैरिंग अमाउंट है 500,000। कितनी है? 500,000। टैक्स वाला इस डेवलपमेंट कॉस्ट को मानता है नहीं मानता? नहीं मानता। और जब नहीं मानता बताओ टैक्स वाले के हिसाब से इस डेवलपमेंट कॉस्ट की वैल्यू कितनी है? एक्सीलेंट। तो याद रखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, याद रखिएगा कि टैक्स बेस ऑफ अ डेवलपमेंट कॉस्ट विल ऑलवेज बी 0। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा टैक्स बेस ऑफ अ डेवलपमेंट कॉस्ट विल ऑलवेज बी 0, कि जब भी मैं डेवलपमेंट कॉस्ट की टैक्स बेस कैलकुलेट करने जाऊंगा तो याद रखना कि टैक्स बेस ऑफ अ डेवलपमेंट कॉस्ट विल ऑलवेज बी 0। अच्छा अब अगर टैक्स बेस 0 है तो मुझे बताओ क्या कोई डिफरेंस आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है? कोई डिफरेंस आ रहा है? नहीं आ रहा ना। 5 लाख में से 0 माइनस करोगे तो कोई डिफरेंस आएगा। कितना डिफरेंस आ रहा है? 5 लाख। बताओ ये डिफरेंस TTD है या DTD है? TTD है। दैट इज टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। तो पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। दूसरा पॉइंट कि डेवलपमेंट कॉस्ट की डेफर्ड टैक्सेशन जब हम करेंगे तो दिस विल ऑलवेज गिव राइज टू अ टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। क्या ये बात समझ आ रही है? डेवलपमेंट कॉस्ट की डेफर्ड टैक्सेशन जब होगी तो दिस विल गिव राइज टू अ TTD। ये हमेशा TTD जनरेट करेगा, ये हमेशा TTD राइज करेगा। और टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस का मतलब है अब जब इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स रेट लगेगा, जब डेफर्ड टैक्स रेट लगेगा तो बताओ कि ये जो आपके पास डेफर्ड टैक्स रेट लग रहा है 1,20,000, ये जो डेफर्ड टैक्स का रेट लग रहा है, ये टैक्सेशन का जो रेट लग रहा है ये 1,20,000, ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है या डेफर्ड टैक्स एसिड है? तो फिर पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। तीसरा पॉइंट
कि जब डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा डेवलपमेंट कॉस्ट पे, तो पहला पॉइंट, टैक्स बेस विल ऑलवेज बी 0। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब डेवलपमेंट कॉस्ट पे डेफर्ड टैक्सेशन की जाएगी तो दिस विल ऑलवेज गिव राइज टू व्हाट, टीटीडी। और जब टीटीडी है तो ऑब्वियस सी बात है फिर जो रिजल्टेंट होगा, जो डेफर्ड टैक्स होगा, वो डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं बल्कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है जी? यहां तक क्लियर है? इसको यहां तक नोट करें, फिर हम इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कैसे क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 15 को करने का तरीका क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैरिंग अमाउंट, कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन। कॉस्ट कितनी गिवन थी हमारे पास? 1.6 मिलियन। इसमें हमने एमोर्टाइजेशन को माइनस किया। अगर मेरे पास क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली कैरिंग अमाउंट एट द ईयर एंड दी हुई होती तो मुझे एमोर्टाइजेशन माइनस करने की जरूरत नहीं थी। सर एमोर्टाइजेशन कितने महीने की कैलकुलेट करेंगे? कह रहा है कि अवेलेबल फॉर यूज या प्रोडक्शन में कब आया? ऑन 1 जनवरी। तो उसका मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च। तो इसका मतलब यह है कि 1.6 मिलियन डिवाइडेड बाय लाइफ मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, तो एमोर्टाइजेशन कितनी आ गई? 0.08 मिलियन। तो 1.6 माइनस 0.08, तो कैरिंग अमाउंट ऑफ द डेवलपमेंट कॉस्ट इज कितनी आ रही है? 1.52। और एक बात हमने अभी देखी कि सर डेवलपमेंट कॉस्ट की टैक्स बेस हमेशा क्या होगी? 0। तो डेवलपमेंट कॉस्ट की टैक्स बेस आपके पास आ गई 0। तो मेरे पास डिफरेंस कितना क्रिएट हो रहा है? 1.52। इसके ऊपर 25% जब टैक्स रेट लगाया तो 0.38 इज द डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस। याद रखिएगा ये आज भी क्लोजिंग बैलेंस है, बस फर्क इतना है, इतना फर्क है कि यहां पर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का कोई ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं था, तो यही डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर भी हो जाएगा। एंट्री बनेगी डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 15 अगर कर लिया तो क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करें। अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 16 के पहले मैं काम करता हूं, रिक्वायरमेंट पढ़ लेता हूं। रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं पहले, इतना सारा डाटा रीड करेंगे वो भी कर लेंगे, मसला नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 16 की रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस? ओहो क्या पूछ रहा है? टैक्सेबल यानी कि टीटीडी। क्या पूछ रहा है? टीटीडी पूछ रहा है। टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस टू बी अकाउंटेड फॉर at 31st December 2014 in relation to PPE and development cost। आप में से जिन जिन लोगों ने पैराग्राफ पढ़े हैं, फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर उसने प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की बात की, ऐसे ही कुछ था, और दूसरे पैराग्राफ के अंदर उसने डेवलपमेंट कॉस्ट की बात की है। आपने करना है कि टीटीडी बताना है, और टीटीडी कैसे पता चलेगा? कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का डिफरेंस। ऐसे ही यानी कि दोनों केस के अंदर मुझे कैरिंग अमाउंट भी चाहिए और टैक्स बेस भी चाहिए, तो मेरे पास पता चल जाएगा टीटीडी, ऐसे ही है। फिर वो सब परसेंटेज तो काम ही नहीं, मुझे परसेंटेज का काम ही नहीं है टैक्स रेट का, क्योंकि परसेंटेज की जरूरत तो तब पड़ती है जब वो मुझसे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी मांगता। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? अच्छा अब कैरिंग अमाउंट आए जरा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कैरिंग अमाउंट क्या उसने मुझे दी हुई है? क्या मुझे इसने एट द एंड ऑफ द ईयर कैरिंग अमाउंट दी हुई है? यस सर। कितनी दी हुई है कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर? 4,60,000। ऐसा ही है, 4,60,000। और टैक्स बेस दिया हुआ मुझे इसके अंदर, क्या दिया हुआ? एंड द टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू वाज 2,70,000। ये इसने मुझे यहां पे क्या दे दिया? टैक्स बेस दे दिया। तेरा शुक्र है, 2,70,000। ये आपके पास क्या गया? टैक्स बेस। याद है क्लियर है इसके अंदर? लेकिन सर वो गेन ऑन रीवैल्यूएशन, देखें गेन ऑन रीवैल्यूएशन आपके टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस का पार्ट बनेगा। गौर से सुनना, 3 बातें कहूंगा। हाँ, गेन ऑन रीवैल्यूएशन आपके टीटीडी का पार्ट बनता है। गेन ऑन रीवैल्यूएशन आपकी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का भी पार्ट बनता है। गेन ऑन रीवैल्यूएशन आपके डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस का पार्ट नहीं बनता। 3 बातें कही मैंने। गेन ऑन रीवैल्यूएशन आपके टीडी, इसमें से एलिमिनेट मत कर देना कि सर इस 460 में तो गेन ऑन रीवैल्यूएशन भी है, तो मैं गेन ऑन रीवैल्यूएशन को माइनस कर दूं। नहीं सर, ये गेन ऑन रीवैल्यूएशन भी तो टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस अराइज करता है। सर ये गेन ऑन रीवैल्यूएशन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करता है, लेकिन सर ये गेन ऑन रीवैल्यूएशन डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस का पार्ट नहीं बनता। ये कहां से रिड्यूस करेगा, कहां पे चार्ज होगा? रीवैल्यूएशन सरप्लस। गुड हो गया, बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, गेन ऑन रीवैल्यूएशन से रिलेटेड 3 पॉइंट्स याद रखिएगा। गेन ऑन रीवैल्यूएशन टीटीडी का पार्ट बनेगा। ये मत करिएगा कि इसमें से गेन ऑन रीवैल्यूएशन को माइनस कर दिया। सर गेन ऑन रीवैल्यूएशन विल गिव राइज टू अ टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस।
गेन ऑन रिवैल्यूएशन आपके टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस को जन्म देगा। नंबर 2, गेन ऑन रिवैल्यूएशन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को क्रिएट भी करेगा, लेकिन गेन ऑन रिवैल्यूएशन डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस का पार्ट नहीं बनेगा। वो किस में चार्ज होगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस में। क्या ये 3 बातें याद रहेंगी इसके अंदर? तो अगर आप ये सोच रहे थे कि हमें गेन ऑन रिवैल्यूएशन को इसमें कोई एडजस्ट करना चाहिए, तो गेन ऑन रिवैल्यूएशन को हम यहां पे एडजस्ट नहीं करेंगे। हाँ, अगर एग्जाम की रिक्वायरमेंट होती कि व्हाट अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स टू बी रिपोर्टेड इन पीएनएल, तो फिर मैं गेन ऑन रिवैल्यूएशन को एडजस्ट करता, जैसे हमने लास्ट क्लास में लेजर बना के किया था और आज भी करेंगे, आगे क्वेश्चंस के अंदर करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है जी? यहां तक क्लियर है? नहीं समझ में आया? क्या समझ नहीं आया? वापस बोल दिया वापस। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। गेन ऑन रिवैल्यूएशन, दैट इज रिवैल्यूएशन सरप्लस। 3 इंपॉर्टेंट बातें। सर क्या गेन ऑन रिवैल्यूएशन टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस में अकाउंट फॉर होगा? हाँ होगा। देखें, गेन ऑन रिवैल्यूएशन एक डिफरेंस क्रिएट करता है। भाई फॉर इंस्टेंस कंपनी ये कह रही है कि क्वेश्चन हमने किया भी था कि कंपनी के एसेट की मार्केट वैल्यू 5 लाख है आफ्टर रिवैल्यूएशन। टैक्स बेस वाला कह रहा था 4 लाख। एग्जैक्टली यही वैल्यूज थी आई गेस। टैक्स वाला कह रहा था कि इसकी वैल्यू कितनी है? 4 लाख। इसका मतलब ये 1 लाख का जो डिफरेंस है ये किसकी वजह से आ रहा है? ये टीटीडी किसकी वजह से आ रहा है? गेन ऑन रिवैल्यूएशन। तो पता चला कि जब आप टीटीडी कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको रिवैल्यूएशन सरप्लस इसमें से माइनस करने की जरूरत नहीं है। ये गेन ऑन रिवैल्यूएशन टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस अराइज करेगा। पहली बात। सर अगर इस पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी हो तो एज इट इज मैं टीटीडी के ऊपर परसेंटेज लगा दूंगा। सर उसमें से रिवैल्यूएशन को माइनस करें ना। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस ये 2 अलग अलग चीजें हैं। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कहां पे रिकॉर्ड होता है? बैलेंस शीट में। वेरी गुड। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस कहां पे रिकॉर्ड होगा? पीएनएल के अंदर। अगर एग्जामिनर कहता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, तो मैं एज इट इज इसके ऊपर परसेंटेज लगाऊंगा और अमाउंट कैलकुलेट करूंगा, तो ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में भी शामिल होगा। लेकिन अगर एग्जामिनर कहेगा ना डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट करो, तो फिर मैं रिवैल्यूएशन सरप्लस को माइनस करके फिर डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करूंगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अभी फिलहाल कितना आ रहा है? टीटीडी कितना आ रहा है? कहां गए? 190 आपके पास टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आ गया। अच्छा, डेवलपमेंट कॉस्ट। व्हाट अबाउट द डेवलपमेंट कॉस्ट? डेवलपमेंट कॉस्ट की कैरिंग अमाउंट कितनी दे रहा है? कैरिंग अमाउंट कितनी दे रहा है? हेलो 60। और कोई अमोर्टाइजेशन की आपके पास यहां पे इंफॉर्मेशन तो नहीं है? नहीं। तो 60,000 इज द कैरिंग अमाउंट। और मैंने कहा था डेवलपमेंट कॉस्ट की टैक्स बेस कितनी होगी? 0। तो क्या कोई डिफरेंस अराइज हो रहा है? कितना आ रहा है? 60,000। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 17 शाबाश स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बड़े मजे का क्वेश्चन है। मतलब आप लोग इतनी मेहनत करेंगे और आखिर में खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली एग्जांपल फिट होगी यहाँ पे। चले आए जरा क्वेश्चन में 17 देखते हैं। क्वेश्चन में 17 की मैं रिक्वायरमेंट पढ़ रहा हूँ। रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट अमाउंट कितना आ रहा है? अच्छा देखिए क्या है। व्हाट अमाउंट शुड बी चार्ज टू रिवैल्यूएशन सरप्लस एट 31 दिसंबर इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेफर्ड टैक्स। रिक्वायरमेंट कहानी बड़ी जबरदस्त सुनाई है। एक था एसेट, एक थी कैरिंग अमाउंट, एक थी टैक्स बेस, फिर उसके अंदर आपके पास बहुत सारी कहानी सुनाई है। उसके अंदर पता नहीं क्या क्या बोला है इसके अंदर। खैर, लेकिन आखिर में रिक्वायरमेंट क्या पूछ रहा है? व्हाट अमाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन सर, व्हाट अमाउंट शुड बी चार्ज टू द रिवैल्यूएशन सरप्लस, के रिवैल्यूएशन सरप्लस में कितना अमाउंट चार्ज करेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेफर्ड टैक्स। रिवैल्यूएशन सरप्लस पे कितना डेफर्ड टैक्स चार्ज होगा। सर मुझे पूरे क्वेश्चन में ढूंढना है डायरेक्टली क्या? रिवैल्यूएशन सरप्लस का अमाउंट। क्या क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन सरप्लस दिया हुआ है? कितना है? उस पर लगा था टैक्स रेट। यही होगा ना। रिवैल्यूएशन सरप्लस का डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट कैसे करेंगे? रिवैल्यूएशन सरप्लस पे टैक्स रेट लगा दें। रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना दिया हुआ है? रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना है? 90,000। 90,000 का कितना परसेंट? 30%। तो कितना आ रहा है? 27,000। इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट। यही तो पूछ रहा है। व्हाट अमाउंट शुड बी चार्ज टू रिवैल्यूएशन सरप्लस, कि डेफर्ड टैक्स के बदले में, डेफर्ड टैक्स की वजह से रिवैल्यूएशन सरप्लस में कितना अमाउंट हम चार्ज करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है जी? यहां तक क्लियर है? हाँ क्या आता यही उसके अंदर? वो करता क्या? 90,000 पे 30% ही लगाता आखिर में। तो
टी अकाउंट से भी करता, ओपनिंग डालता, क्लोजिंग डालता बड़ी मेहनत से, फिर उसके अंदर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर रिकॉर्ड करता, और आखिर में तू 90,000 के वो 30% लगा के क्रेडिट ही करता। तू बात समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? तो होना यही था, 90,000 का 30% ही लगना था, तो इतनी ख्वारी करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, शाबाश, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाए, मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 18 मैं करवाऊंगा, 19 फिर आप लोग खुद कीजिएगा, मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाए जरा। क्वेश्चन नंबर 18, चले क्वेश्चन नंबर 18 रीड करते हैं, देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 18 में है क्या, पढ़िएगा जरा क्वेश्चन नंबर 18। जी अब सुनिएगा जरा, बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, क्या है? नंबर 1, एक मिनट, 1 जनवरी 2018 साल के एंड की बात कर रहा है या स्टार्ट की बात कर रहा है? ओपनिंग की बात कर रहा है, क्लोजिंग की बात कर रहा है? ओपनिंग। जी पढ़ेगा जरा, एट 1 जनवरी 2018 1,275,000 12,75,000 रुपीज। अच्छा एक चीज, इस स्टेटमेंट को फिर से दिल में पढ़ें, सुकून से पढ़ें, दिल में पढ़ें, दिल में पढ़ें, और मुझे बताएं ये 12,75,000 क्या है? वेरी गुड, क्या है ये? टीटीडी। सर ना तो ये कैरिंग अमाउंट है, ना ये टैक्स बेस है, ये और ये कैसे पता चल रहा तुम लोगों को? टीटीडी है तो एक्सीड्स, कैरिंग अमाउंट एक्सीड्स इज टैक्स बेस। तो उसका मतलब ये 12 लाख, तो लिख लें अपने पास, लिख लें बुक के अंदर ही लिख लें कि ये 12,75,000 इज दी टीटीडी। सर काम हो गया दादा, काम हो गया, इस 12,75 पे लगाओ डायरेक्ट टैक्स रेट, तो आ जाएगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्यों नहीं आएगा? सर ये ओपनिंग है, क्या है ये? देखो तुम्हें डेफर्ड टैक्स साल के आखिर में कैलकुलेट करना है, तुम्हें डेफर्ड टैक्स कब कैलकुलेट करना है? तो एक लर्निंग आउटकम भी लिखिएगा कि सर दिल तो ये कहता है कि 12,75 पे टैक्स का रेट लगाओ तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, यही होता है ना, टीटीडी पे टैक्स का रेट लगाओ तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपके कदमों में। लेकिन प्रॉब्लम इज कि मुझे डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करना होता है ईयर एंड पे। कब कैलकुलेट करना होता है? ये मुझे इसने टीटीडी का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। कौन सा बैलेंस दिया हुआ है? क्या ये बात समझ में आ रही है? तो सर मैं इस पे भी टैक्स रेट लगा के डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इस साल की कैलकुलेट नहीं कर सकता। क्या ये बात समझ में आ रही है? हेलो, चले आज जरा सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जी सेकंड स्टेटमेंट पढ़िएगा जरा। जी इन 2018 में, यानी कि 2018 में क्या हुआ है? अब एक चीज इधर सुनिएगा जरा, प्लीज गौर सुनिएगा। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए ना, वहां पे हमें इंसान का बच्चा बनकर एसेट की कॉस्ट देता था, हम उसमें से अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को माइनस करते थे और एक कैरिंग अमाउंट आती थी, ऐसे ही था। इसी तरीके से टैक्स भी हम इसी तरीके से करते थे, कॉस्ट में से टैक्स डेप्रिसिएशन को माइनस करते थे और एक हमारे पास टैक्स बेस आ जाती थी, ऐसे ही। यहां पर इसने आपको अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन दिया है, अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन। अब यहां पे दो ऑप्शंस हैं, या तो आप कॉस्ट अज्यूम कर लें, दोनों में इक्वल कॉस्ट अज्यूम कर लें। फॉर एग्जांपल 1 मिलियन की अगर आप कॉस्ट अज्यूम कर लें तो 1 मिलियन की कॉस्ट है 7.5 लाख का अकाउंटिंग, सॉरी 7.5 लाख का टैक्स डेप्रिसिएशन। तो 1 मिलियन में से 7.5 लाख का टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 250। और ये 250 क्या होगा? टैक्स बेस। क्या होगा ये? टैक्स बेस। 1 मिलियन की एसेट की कॉस्ट, उसमें से अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितना है? 6,75,000। जब माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कैरिंग अमाउंट। क्या आ जाएगा? ऐसे ही कॉस्ट अज्यूम कर लें आप। यह इसका एक शॉर्टकट भी है। अभी टैक्स का डेप्रिसिएशन ज्यादा आ रहा है, टैक्स का डेप्रिसिएशन क्या आ रहा है? यही है, देखें इस सिचुएशन को हम कहते हैं टैक्स एक्सिलरेटेड डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं इसको हम? टैक्स एक्सिलरेटेड डेप्रिसिएशन। लिख ले अपने पास, इसको कहते हैं टैक्स एक्सिलरेटेड डेप्रिसिएशन। सर ये सिचुएशन क्या है? इफ टैक्स डेप्रिसिएशन इज ग्रेटर देन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, जब आपके टैक्स का डेप्रिसिएशन ज्यादा हो और अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन कम हो, टैक्स का डेप्रिसिएशन ज्यादा हो और अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन कम हो, इस सिचुएशन को कहा जाता है टैक्स एक्सिलरेटेड डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं इसको हम?
क्या कहते हैं? टैक्स एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन। मुझे बताओ ना, तुम कॉस्ट अज्यूम करके भी क्या उखाड़ोगे? बताता हूं। कॉस्ट अगर तुमने 1 मिलियन की अज्यूम कर भी ली, मुझे बताओ टैक्स का डेप्रिसिएशन ज्यादा है और अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करो, मोबाइल फोन वगैरह की हिफाजत कीजिएगा, बाकी सब खैर है। अगर टैक्स का डेप्रिसिएशन ज्यादा है और अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन कम है, तो उसका मतलब कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगी, टैक्स भी ज्यादा होगी? कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगी। आंखें जिन्होंने बंद नहीं की ना, वो फिर टैक्स बेस कह रहे थे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सोचना पड़ेगा ना, थोड़ा सा कंसिडर करना पड़ेगा। फिर से एक और बार आंखें बंद करके। सर, टैक्स डेप्रिसिएशन ज्यादा है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कम है। जब अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कम होगा तो ऑब्वियसली एसेट की कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगी। टैक्स वाला ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है तो उसका मतलब टैक्स बेस कम होगा। तो पता ये चला कि सर यहां पर जो डिफरेंस अराइज होगा, कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन दी टैक्स बेस। जो डिफरेंस अराइज होगा वो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा या डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा। बात समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कैरिंग अमाउंट या कॉस्ट को अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, जब भी टैक्स एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन हो, टैक्स एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि टैक्स डेप्रिसिएशन ज्यादा हो और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कम हो। दिस विल गिव राइज टू अ टीटीडी। क्या राइज करेगा ये? टीटीडी स्टैंड्स फॉर टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। इन शॉर्ट हम करेंगे क्या, इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो वो डिफरेंस क्या आ जाएगा? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। क्या ये बात समझ आ रही है? आपको कॉस्ट अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है। कॉस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर। लेकिन जब आपके पास टैक्स और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एग्जामिनर दे देना, तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा, और डिफरेंस जैसे आप निकालेंगे तो वो अराइज करेगा टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। लेकिन कब? अगर टैक्स एक्सेलरेटेड हो। टैक्स एक्सेलरेटेड का मतलब क्या है कि टैक्स डेप्रिसिएशन ज्यादा है और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कम है। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? इसको अपने पास पहले नोट करें, सुकून से पहले इस बात को अपने पास नोट करें कि अगर आपको एग्जामिनर डेप्रिसिएशन की अमाउंट दे रहा है, कॉस्ट नहीं दे रहा, कैरिंग अमाउंट नहीं दे रहा, टैक्स बेस नहीं दे रहा, क्या दे रहा है आपको? डेप्रिसिएशन की अमाउंट दे रहा है, तो सर ये डेप्रिसिएशन तो वैसे भी डिफरेंस अराइज करता है, ये डिफरेंस क्रिएट करेगा। अब प्रॉब्लम ये कि कौन सा डिफरेंस क्रिएट करेगा? तो अगर टैक्स एक्सेलरेटेड सिचुएशन है, टैक्स एक्सेलरेटेड सिचुएशन का मतलब क्या है कि टैक्स वाला ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है और अकाउंटिंग के अंदर डेप्रिसिएशन कम चार्ज हो रहा है, तो दिस विल गिव राइज टू अ टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। क्या ये बात समझ में आ रही है जी? यहां तक क्लियर है? इसको प्लीज अपने पास यहां तक नोट करें। हाँ कर सकते हैं, बात तो वही डिफरेंस ही आया ना, इतनी ख्वारी क्यों कर रहे थे? हाँ तो ऐड करेगा फिर लेस करेगा, सर दोनों को माइनस करके आंसर ले। हो सकता है कि ओपनिंग ना दिया हुआ, अगर तुझसे सिर्फ इसी का पूछ रहे फिर क्या करेगा? तो यही याद किया था कि ऐड करूंगा एक लेस करूंगा, अब कहाँ ऐड करेगा, कहाँ लेस करेगा? अच्छा, ये बात नोट कर ली सबने? चले आज जरा इस वाले पॉइंट को फिर से पढ़िएगा जरा। चले पॉइंट 3 जी पढ़िएगा जरा, एडजस्टमेंट 3। ठीक है, यानी कि जेट लिमिटेड ने ईयर एंड के ऊपर 3,75,000 से एसेट की वैल्यू बढ़ा दी। वेरी गुड। क्यों? हाँ, ऑन अकाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन, यानी कि इस साल में कंपनी ने रीवैल्यूएशन किया और हमें पता है टैक्स वाला इस रीवैल्यूएशन को नहीं मानता। अच्छा आगे बढ़ेगा। हाँ मुंह पे बोल दिया इसने, मुंह पे इंतजार ही नहीं किया किसी बात का। रीवैल्यूएशन इज नॉट अलाउड इन टैक्स। करना क्या है, रिक्वायर्ड पढ़े जरा। मुझे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी कब? एज एट 31 दिसंबर 2018। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए एक चीज सुनिएगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होती है टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस पे। किस पे होती है? और टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस मुझे चाहिए ईयर एंड पे। कौन सा चाहिए? याद आ रहा है? जो हम वर्किंग करते थे वो टीटीडी आता था और वो टीटीडी एट द एंड ऑफ द ईयर होता था, तो उस ईयर एंड टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस पे हम टैक्स रेट लगाते थे, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस आता था। याद आ रहा है? अच्छा अब मुझे करना क्या है सर? मुझे यहां पर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, तो जरूरत इस बात की है कि मेरे पास किसका क्लोजिंग बैलेंस है? टीटीडी का। किसका क्लोजिंग बैलेंस है? अच्छा टीटीडी का। क्या ओपनिंग बैलेंस मेरे पास गिवन है?
टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस का क्या मेरे पास ओपनिंग बैलेंस गिवन है? यस सर। कितना है क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर? टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1275000। ऐसा ही है, ऐसे ही। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर दो टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस अराइज हो रहे हैं, सही कह रहा हूं मैं? एक टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस किस फॉर्म में हो रहा है? डेप्रिसिएशन। सही कह रहा हूं मैं? डेप्रिसिएशन आपका टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस बढ़ा रहा है। सर कैसे पता चला कि टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस है? क्योंकि टैक्स एक्सीलरेटेड है। टैक्स एक्सीलरेटेड का मतलब क्या है कि टैक्स डेप्रिसिएशन ज्यादा है और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कम है। कितना आ रहा है डिफरेंस? कितना आ रहा है? टैक्स और अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन का डिफरेंस कितना आ रहा है? सॉरी 75,000। यानी कि डेप्रिसिएशन मेरे पास यहां पर टीटीडी अराइज कर रहा है, टीटीडी अराइज कर रहा है। और कोई एडजस्टमेंट है जो मेरा टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस बढ़ा रही हो? यस सर। क्या है? लेकिन सर रीवैल्यूएशन सरप्लस को तो हम इंक्लूड नहीं करते ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने 3 बातें कही थी। सर रीवैल्यूएशन सरप्लस टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस का पार्ट बनेगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का पार्ट बनेगा, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस का पार्ट नहीं बनेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो मैं इसको डेफिनेटली टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस का पार्ट लूंगा। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस भी मेरे पास टीटीडी अराइज कर रहा है। कितना है रीवैल्यूएशन सरप्लस? कितना है? 3,75,000 का रीवैल्यूएशन सरप्लस है। तो है कोई जो मुझे टोटल करके बताए कितना आंसर आ रहा है? 12, 75, 75, 1.5, 3.5, 13.5, 13.5, 13.5 और 13.5, 16.5, 16.5, 17, 17, 25 ना? हाँ मेरी कैलकुलेशन भी थी। अच्छा 17, 25, 17,25,000। जी क्या है 17, 25? किसका? वेरी गुड। किसका क्लोजिंग बैलेंस है ये? टीटीडी का। टीटीडी का क्लोजिंग बैलेंस है। तो उसका मतलब हमारी रिक्वायरमेंट का आंसर भी यही है, 17 लाख। नहीं ये आंसर नहीं है। तो इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? टैक्स रेट लगाना पड़ेगा। तो लगाओ टैक्स रेट। कितना आ रहा है टैक्स रेट? कितना है? 32%। 5,52,000। वैसे 5,52,000 क्या है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का फॉर द ईयर क्लोजिंग बैलेंस। क्या ये बात समझ में आ रही है जी? क्या ये बात समझ में आ रही है? तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है? 5,52,000। जी यहां तक क्लियर है? इसको कॉपी करें। इसी क्वेश्चन के अंदर एक और रिक्वायरमेंट बहुत जोर से आ रही है मुझे, मैं बताता हूं अभी। अच्छा जिन ने क्वेश्चन नंबर 18 कॉपी कर लिया है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अकॉर्डिंग टू द करंट रिक्वायरमेंट कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एट 31 दिसंबर, तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एट 31 दिसंबर। अभी इसी क्वेश्चन की एक और रिक्वायरमेंट मैं बोल रहा हूं, गौर से सुनिएगा। व्हाट अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स टू बी रिपोर्टेड इन P&L? What amount of deferred tax expense to be reported in P&L? कैलकुलेट करना पड़ेगा। What amount of deferred tax expense to be reported in P&L? What amount of deferred tax expense to be reported in P&L? कैलकुलेट करके बताएं जरा, शाबाश। अच्छा आप सुनिएगा जरा। सर फॉर द ईयर कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर फॉर द ईयर कैसे कैलकुलेट करेंगे? आए जरा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस बनाए, वो लेजर बनाए। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का लेजर बनाने के लिए सर इसके लिए तो हमें डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस चाहिए। ओपनिंग बैलेंस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का कैसे आएगा? क्या ओपनिंग टीटीडी गिवन है? यस सर। क्या मैं इसके ऊपर परसेंटेज लगा के डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट कर सकता हूं? यस। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1,275,000 के ऊपर 32% लगाए जरा, कितना आ रहा है? 408। तो ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, ऐसा ही है। और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस हमने खुद कैलकुलेट किया है, कितना है? कितना आ रहा है क्लोजिंग बैलेंस? तो ये है ना डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस है, मना नहीं है। 5,52,000 ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि इस क्लोजिंग के अंदर रीवैल्यूएशन का डेफर्ड टैक्स भी शामिल है, ऐसे ही है। उसको हमें अलग करना पड़ेगा। तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या बनती है? रीवैल्यूएशन सरप्लस। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स पता कर क्या रहे हैं, इसको माइनस कर रहे हैं तो 144 आ रहा है, ऐसे ही है सर। ये 144 नो डाउट डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर है, लेकिन इसके अंदर रीवैल्यूएशन का डेफर्ड टैक्स भी शामिल है। क्या ये बात समझ में आ रही है? मुझे चाहिए डेफर्ड टैक्स टू बी चार्ज टू P&L, जबकि रीवैल्यूएशन का डेफर्ड टैक्स P&L में चार्ज
नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि मुझे यहां पर पहले रीवैल्यूएशन का डेफर्ड टैक्स अलग करना पड़ेगा। तो रीवैल्यूएशन कितना है, रीवैल्यूएशन का अमाउंट कितना है 375 के ऊपर 32% लगाएं जरा, कितना आ रहा है 120,000। 120,000 मेरे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस का डेफर्ड टैक्स अलग कर दिया। अब मुझे बताएं कि वह डिफरेंस कितना आ रहा है 24,000। सर ये है वो 24,000 दैट इज द डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस टू बी रिपोर्टेड इन P&L। क्या ये बात समझ में आ रही है जी? यहां तक क्लियर है? क्या चीज 75 को डायरेक्ट कर लेते हैं, 75 को डायरेक्ट कर लेते हैं, 32% कर सकते हैं ऐसे भी, लेकिन इसके अंदर ओपनिंग को भी तो अकाउंट फॉर करना है ना, ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस आएगा ना। हाँ सेम इसके अंदर फॉर द ईयर का डेफर्ड एक्सपेंस ही वजह से आएगा। फॉर द ईयर अगर करना हो तो इसके अंदर फिर ये होगा कि जितनी भी टेम्पररी डिफरेंसेस होंगे अदर देन रीवैल्यूएशन, अगर आपके पास चेक करने के लिए कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 खुद से ट्राई करें। और क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो अगेन पूछ रहा है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस, लेकिन आपने अगेन दो काम करने हैं, एक तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे और डेफर्ड टैक्स चार्ज टू P&L भी कैलकुलेट करेंगे। शाबाश जल्दी से जी। क्वेश्चन नंबर 19 का मुझे बताएं जरा, क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा 3,45,000। यही आ रहा है क्वेश्चन नंबर 19 की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस 3,45,000। और दूसरी रिक्वायरमेंट जो जोर से आ रही है यानी कि डेफर्ड टैक्स टू बी चार्ज टू P&L कितना होगा 15,000। क्या ये बात समझ आ रही है? क्वेश्चन नंबर 20 स्किप करें, 21 की तरफ जाएं, 21 से लेके एंड तक किल करें जरा इसको। अच्छा क्वेश्चन नंबर 21, अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्ट 5 लाख, कॉस्ट 5 लाख है, टैक्स डेप्रिसिएशन 220 एंड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इज 1 लाख। अब देखो उसने कॉस्ट दी हुई है, अगर कॉस्ट ना भी देता तो मुझे बताओ टैक्स डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है 220 और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है 1 लाख। तो इसका मतलब टैक्स डेप्रिसिएशन ज्यादा है तो ये डिफरेंस अराइज करेगा, और कौन सा डिफरेंस अराइज करेगा TTD। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज 30%, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? A, deferred tax liability in relation to the asset is 36,000। मुझे बताएं क्या deferred tax liability 36,000 अराइज होगी? डिफरेंस निकाल के देखें। यस सर, डिफरेंस निकाल के जब टैक्स रेट लगाएंगे तो 36,000 की लायबिलिटी आ रही है। पहली स्टेटमेंट तो सही है। टैक्स बेस ऑफ द एसेट इज 280, ऐसा ही है। कॉस्ट में से जब टैक्स डेप्रिसिएशन को माइनस करूंगा तो टैक्स बेस 280 आ रहा है, ये भी सही है। स्टेटमेंट 4 पढ़ते हैं, क्या हुआ नहीं समझ आया? स्टेटमेंट 4, देयर इज अ टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस ऑफ 120, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, यही आ रहा है, TTD अराइज हो रहा है और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, कितना डिफरेंस आ रहा है 1 लाख। इसका मतलब ये 3 स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। हमें ढूंढनी कौन सी वाली स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है। सी, देयर इज अ डिडक्टिबल डिफरेंस, नहीं सर डिडक्टिबल डिफरेंस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? तो सी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 करें, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 22 करें जी। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर क्या कह रहा है? टैक्स बेस का मतलब क्या होता है? अमाउंट एट्रीब्यूटेड टू एन एसेट और लायबिलिटी फॉर टैक्स पर्पसेस। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर सी। 23 करें, 23 आसान क्वेश्चन है। इनकम टैक्स टू बी रिपोर्टेड इन P&L, और 3 तरह के इनकम टैक्सेस होते हैं, कौन कौन से? करंट टैक्स, नंबर 2 प्रायर टैक्स, एंड थर्ड वन इज दी डेफर्ड टैक्स। क्या तीनों टैक्सेस यहां पर आ रहे हैं? यस सर, तीनों टैक्सेस आ रहे हैं ना। इनकम टैक्स फॉर द ईयर कितना है 60,000। इनकम टैक्स फॉर द ईयर कितना है 60,000। प्रायर टैक्स दे रहा है? यस सर। अंडर प्रोविजन ओवर प्रोविजन? प्लस होगा माइनस होगा? माइनस होगा। और डेफर्ड टैक्स कैसे निकालेंगे फॉर द ईयर? ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस। क्या आंसर आ रहा है बाय द वे इसका? 56,100,000,000। ये भी आईकैप के क्वेश्चंस है सारे, ये सारे आईकैप के क्वेश्चंस चल रहे हैं। अच्छा 24 के अंदर एक एडजस्टमेंट कीजिएगा प्लीज। 24 के अंदर आपके पास पहला पॉइंट लिखा हुआ है एस्टिमेटेड इनकम टैक्स फॉर द ईयर एंड डेट, लिखा हुआ है। हेलो, दिख रहा है? अच्छा, इसको आप कर दें एस्टिमेटेड इनकम टैक्स एट ईयर एंड 30th सितंबर। फॉर द ईयर हटा के इसको कर दें एट, कर दें इसको। और इसी तरीके से थर्ड स्टेटमेंट है एस्टिमेटेड इनकम टैक्स एट ईयर एंड 30th सितंबर। फॉर द ईयर हटा के एट कर दें। क्वेश्चन नंबर 24 कर लिया सबने? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या आ रहा है?
सी 88,000 ऐसा ही है। अच्छा, और इसके बाद क्वेश्चन 25 हम ऑलरेडी कर चुके थे। 26 ट्राई करें जरा क्वेश्चन में 26। क्वेश्चन में 26 कहते हैं जरा, फिर 27 भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है? कंपनी बिगिंस ट्रेडिंग ऑन 1 जनवरी 2017। द फर्स्ट ईयर इट मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ $5 million. द डेप्रिसिएशन चार्ज इज $1 million एंड द टैक्स अलाउंस टू दोज एसेट्स अमाउंटेड टू $1.5 million. करना क्या है आपने? कह रहा है कि कैलकुलेट द करंट एंड द डेफर्ड टैक्स। करंट टैक्स भी कैलकुलेट करना है, डेफर्ड टैक्स भी कैलकुलेट करना है। अब फिर वही बात सर, करंट टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें या तो करंट टैक्स एग्जामिनर दे दे। क्या इस क्वेश्चन के अंदर करंट टैक्स दिया हुआ है? नहीं। तो करंट टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? टैक्सेबल प्रॉफिट। क्या टैक्सेबल प्रॉफिट गिवन है? नहीं। तो टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए मुझे अकाउंटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है। अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 5 मिलियन। तो इस 5 मिलियन के ऊपर टैक्स रेट लगा दूं? नहीं, इसमें अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को पहले हम ऐड करेंगे जो कि कितना है? 1 मिलियन, और टैक्स डेप्रिसिएशन को हम माइनस करेंगे जो कि कितना है? तो टैक्सेबल प्रॉफिट कितना आ रहा है? टैक्सेबल प्रॉफिट कितना आ रहा है? 4.5 मिलियन। यही आ रहा है। अच्छा, 4.5 मिलियन के ऊपर टैक्स रेट लगाएं। कितना परसेंट है टैक्स रेट? 30%। कितना आ रहा है? 1.35। ये क्या है? 1.35 डेफर्ड टैक्स। सर ये आ गया करंट टैक्स। अब कैलकुलेट करना है डेफर्ड टैक्स। सर डेफर्ड टैक्स के लिए तो एसेट्स की कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है ना? एसेट से रिलेटेड किसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है? डेप्रिसिएशन। सही कह रहा हूं मैं? लेकिन सर कॉस्ट नहीं दी हुई ना। मैंने कहा ना कॉस्ट की जरूरत नहीं है। मुझे पता है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितना है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितना है? 1 मिलियन। टैक्स डेप्रिसिएशन कितना है? 1.5 मिलियन। ऐसा ही है। टैक्स एक्सीलरेटेड डेप्रिसिएशन है, तो जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा? डिफरेंस कितना आएगा? 0.5। ये टीटीडी होगा, डीटीडी होगा, टीटीडी होगा। ऐसा ही है। इसके ऊपर जब हम टैक्स रेट लगाएंगे, कितना परसेंट है टैक्स रेट? 30%। कितना आ रहा है? 0.15। सर ये 0.15 क्या है? ये 0.15 आपके पास क्या आ जाएगा? दैट इज दी डेफर्ड टैक्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो मुझे बताएं टोटल इनकम टैक्स टू बी रिपोर्टेड, करंट और डेफर्ड टैक्स कितना आ रहा है? 1.50 इज द टोटल इनकम टैक्स। क्या ये बात समझ में आ रही है जी? यहां तक क्लियर है? चले क्वेश्चन नंबर 27 देखते जरा। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 जी पढ़ेगा जरा। क्वेश्चन नंबर 27। चले 1 जनवरी 2008 पे कंपनी ने डिसाइड किया वो अपने एसेट को रीवैल्यू कर रहे हैं। गुड हो गया। आगे गुड हो गया। ये मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड आपको दे दी 80,000 की। गुड है। आगे लैंड खरीदी कितने की थी हमने? 6 साल पहले। कितने की खरीदी थी हमने? 65,000 की हमने परचेज की थी। गुड हो गया। आगे चले। यार ये क्या है? ये क्या है? एक्सीलेंट, करंट टैक्स। ये क्या दिया हुआ आपके पास? करंट टैक्स आपको दे दिया। आगे यार ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये टीटीडी क्या इंडिकेट कर रहा है? ये कि आपकी कैरिंग अमाउंट ज्यादा है और टैक्स बेस कम है। आगे यार ये $27,000 क्या है? ये कैरिंग अमाउंट है, टैक्स बेस है, ये टीटीडी है। सर कैसे पता चला? डिफरेंस कवर्ड उन्होंने पहले ही पढ़ लिया था। ऐसे ही है। फिर से पढ़ेगा जरा, फिर से पढ़ेगा जरा। द डिफरेंस जी क्या कह रही है? द डिफरेंस बिटवीन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द नेट एसेट्स इंक्लूडिंग द रिवैल्यूएशन। कि कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का डिफरेंस कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 27,000। और इंडिकेट कर दिया लोअर टैक्स बेस, कि टैक्स बेस कम है और कैरिंग अमाउंट ज्यादा है। दैट शोज कि ये 27,000 टीटीडी रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे The opening balance of the deferred tax account was 600. Simon's rate of income tax is 25%. चले करना क्या सर? एक्सट्रैक्ट बनाने, यानी कि वही हमें लायबिलिटी और एक्सपेंसेस वगैरह कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक काम करते हैं, पीएनएल का पहले एक्सट्रैक्ट तैयार कर लेते हैं। पीएनएल के एक्सट्रैक्ट के अंदर 3 तरह के टैक्सेस आते हैं। सही कह रहा हूं मैं? 3 तरह के। कौन कौन से? करंट टैक्स, नंबर 2 प्रायर टैक्स, नंबर 3
क्या इस क्वेश्चन के अंदर कोई प्रायर टैक्स है? नहीं। क्या कोई करंट टैक्स है? कितना है? 19,400। यहां तक क्लियर? इसके अंदर अब मुझे चाहिए डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स के लिए मुझे पूरी कहानी इन्होंने सुनाई है। डेफर्ड टैक्स का क्या मुझे ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का? यस सर, बिल्कुल लास्ट में दिया हुआ है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस। कितना दिया हुआ है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस? कितना दिया हुआ है? 2600 मेरे पास यहां पर ओपनिंग बैलेंस गिवन है। सही कह रहा हूं मैं? अच्छा, ड्यूरिंग और आखिर में यानी कि इन्होंने स्टेटमेंट दी थी, इन्होंने कहा था कि आपके पास कैरिंग अमाउंट ज्यादा है टैक्स बेस से। कितना आ रहा है? कितना डिफरेंस आ रहा था वो? सर ये 27,000 डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस है। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। सर ये 27,000 डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस ये क्या है? टीटीडी है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ध्यान से करना है। ये 27,000 टीटीडी है। इट्स अ डिफरेंस बिटवीन द कैरिंग अमाउंट एंड द टैक्स बेस। सर इस 27,000 के ऊपर हमें वो लगाना पड़ेगा। वो क्या? कितना है? 25 कितना? 6750। क्या ये बात समझ में आ रही है? जी यहां तक क्लियर है? सर अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना पीएनएल में जाएगा? नहीं सर, इसमें रीवैल्यूएशन सरप्लस का डेफर्ड टैक्स पहले रिमूव करना पड़ेगा। तो मुझे बताएं रीवैल्यूएशन सर, लेकिन सर रीवैल्यूएशन सरप्लस की अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है, शुरू में दिया हुआ है। सर कैसे कैसे? ये 80,000 रीवैल्यूएशन सरप्लस है ना? नहीं नहीं नहीं, तो फिर सर ये 65,000 रीवैल्यूएशन सरप्लस है ना? नहीं सर, इन दोनों का डिफरेंस। बात समझ आ रही है इसके अंदर? तो इस क्वेश्चन का लर्निंग आउटकम क्या है कि इंसान के बच्चे बनो और रीवैल्यूएशन सरप्लस खुद कैलकुलेट करो। इससे पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर रीवैल्यूएशन सरप्लस एग्जामिनर खुद दे रहा था, याद आ रहा है? 90,000 बहुत खुशी हो रही थी ना, परसेंटेज डायरेक्ट लगा रहे थे। तो अब आपको वर्किंग करनी पड़ रही है। 65 माइनस 80 कितना आ रहा है डिफरेंस? 15,000 का कितना परसेंट? 25%। कितना आ रहा है? 3750। अच्छा अब मुझे बताएं डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर कितना आ रहा है? 400 का डेफर्ड। यही पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है? यही पे आ रहा है? हाँ नहीं, डेबिट पे आ रहा है? कहां पे आ रहा है? अबे हायर साइड कौन सी है? इस्तिखारा कर ले, मसला नहीं, कोई इशू नहीं। आप लोग इमाम से पूछ भी, क्रेडिट पे आएगा। डेबिट साइड हायर है। नहीं नशा कम क्या कर? कितना? 400। भाई देख लेना, ऐसा हो कि मेरा पचका हो जाए फिर। वरम तो करा दी मैंने इसको। कहां गया? ये रहा। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस आपके पास आ जाएगा, दैट इज 400। तो बताएं टोटल इनकम टैक्स टू बी रिपोर्टेड इज 19,800। क्या ये बात समझ में आ रही है? जी यहां तक क्लियर है? डिस्क्लोजर्स आए जरा देखते हैं डिस्क्लोजर्स में क्या क्या बातें गिवन है। जी पढ़ेगा जरा, एक सांस में पढ़ने में साफ नहीं है। This section does not include the IAS 12 disclosure requirements in respect of the aspects of deferred taxation which are not examinable at this level. Components of tax expenses income. The major components of tax expense income must be disclosed separately. Components of tax expense income may include current tax expense income, any adjustments recognized in the period for current tax of prior periods, the amount of deferred tax expense income relating to the original. अच्छा ये इनकम का वर्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि हमें पता है डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस भी हो सकता है और इनकम भी हो सकता है, तो वो स्लैश है, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। जी आगे। Relating to the origination and reversal of temporary differences, the amount of deferred tax expenses income relating to changes in tax rates or the imposition of new taxes, the amount of the benefit arising from a previously unrecognized tax loss, tax credit or temporary difference of a prior period that is used to reduce current tax expense, deferred tax expense arising from the write down or reversal of a previous written down of a deferred tax asset, the amount of tax expense income relating to those changes in accounting policies and errors that are implemented profit or loss in accordance with IAS 8 because they cannot be accounted for retrospectively. चलिए नेक्स्ट इसके फर्स्ट पेज पे आएगा, इनकम टैक्स के फर्स्ट पेज पे, दैट इज पेज 88। इनकम टैक्स की थ्योरी आ रही थी, इसको पढ़ते हैं। अब ये थ्योरी ज़्यादा अच्छे तरीके समझ में आएगी क्योंकि इसमें कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं। तो हमने सारी चीज़ें जब पढ़ ली हैं तो अब ये डेफिनेशंस क्लियर हो जाएंगी कि क्या चीज़ें। जी आप पढ़ेगा ज़रा इनकम टैक्स डेफिनेशंस आ रही है अकाउंटिंग प्रॉफिट से। Accounting profit is profit or loss for a period before
deducting tax expense. Taxable profit tax loss is the profit loss for a period determined in accordance with the established by the taxation authorities upon which income tax are payable or recoverable. Tax base. Tax payable by an entity is calculated by the tax authorities using a tax computation. A tax computation is similar to a statement of profit or loss except that it is constructed using tax rules instead of IFRS. Tax expense, tax income is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax, deferred tax and prior period tax. Current tax is the amount of income tax payable, recoverable in respect of the taxable profit for tax loss for a period. Deferred tax is an accounting measure used to match the tax effects of transaction with their accounting impact and thereby produce less distorted result. Carrying amount is the value at which an item is appearing in the statement of financial position. The tax base of an asset or liability is the amount attributed to the asset or liability for tax purposes. Temporary difference are difference between the carrying amount of an asset or liability and in the statement of financial position and its tax base. Temporary difference may be either taxable temporary difference, which are temporary difference that will result in taxable amount in determining taxable profit, tax loss of future period when the carrying amount of the asset or liability is recovered or settled. Or deductible temporary difference, which are temporary differences that will result in the amount that are deductible in determining taxable profit, tax loss of future period when the carrying amount of the asset or liability is recovered or settled. Permanent difference. These occur when certain items of revenue or expense are excluded from the computation of taxable profit. For example, certain expenses may not be allowed for tax purposes. Example, entertaining expense and fines. चल अब निकाले बीबीबी कैप्लान की किट निकाले जरा, बीबीबी और कैप्लान की किट निकाले जरा। क्वेश्चन नंबर 20, यार अभी वो सोच रहा हूँ कराने नहीं कराना, देख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 टैक्स लॉसेस से, वो आपके बीपीपी और कैप्लान के अंदर नहीं है। वो जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला वो आईकेप का क्वेश्चन है, उसके अंदर कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को गाइड करूँगा है क्या, और अगर टाइम बचा तो इंशाल्लाह करा भी दूंगा। कुछ क्वेश्चन बीबीबी कैप्लान के कर लें, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 टैक्स लॉसेस से रिलेटेड है, वो ना तो आपकी बीपीपी और ना ही कैप्लान, यानी कि आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन उसकी कुछ बातें मैं लाजमी जरूर बताऊंगा और टाइम बचा तो पूरा क्वेश्चन भी करवा दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि हम किट के क्वेश्चंस की पहले प्रैक्टिस कर लें, फिर उसके बाद हम उसको भी इंशाल्लाह देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 करवाऊंगा, टेंशन ना ले। अगर किसी को पूरा वाकई में करना है तो मैं इंशाल्लाह वो अलग से भी करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है। कुछ चीजें टैक्स लॉसेस से रिलेटेड पता हो, एटलीस्ट 2-3 एडजस्टमेंट हो कि पता होनी चाहिए कि है क्या ये, अच्छा है, थोड़ी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 133, क्वेश्चन नंबर 133, 134 करें, 135 करें, 136 मैं करवाऊंगा, 136 मैं करवाऊंगा। पहले 133, 34, 35 ये 3 करें, फिर 136 मैं करवा रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 134, क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं क्या हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 134 बीबीबी का क्वेश्चन नंबर 134 हमारे पास आ रहा है। क्वेश्चन 134 उमर पढ़ना जरा, क्वेश्चन 134 कौन सा पढ़ रहा है? जैस्पर भाई। अच्छा अब मुझे बताइए 7 लाख क्या है? ये 7 लाख क्या दे रहा है? ये प्रायर टैक्स, डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, इसका मतलब ये क्या दे रहा है? प्रायर टैक्स आपके पास दे रहा है। आगे क्या कहा इसने? एंड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 84 लाख ऑन डेफर्ड टैक्स। ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का उसने कौन सा बैलेंस दे दिया है? ओपनिंग बैलेंस। आगे चलें फिर, ये क्या है? करंट टैक्स फॉर द ईयर। ऐसे ही करंट टैक्स आपके पास दे दिया। आगे एंड द रिक्वायर्ड डेफर्ड टैक्स प्रोविजन, के इस साल के आखिर में डेफर्ड टैक्स का कितना प्रोविजन रिक्वायर्ड है? 5.6 मिलियन। ये क्या है? किसका क्लोजिंग बैलेंस? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस। आगे 1.2 मिलियन। अच्छा कह रहा है इस 5.6 मिलियन के अंदर शामिल है क्या? किसका डेफर्ड टैक्स शामिल है? रीवैल्यूएशन का डेफर्ड टैक्स भी शामिल है। अच्छा अब करना क्या है? रिक्वायर्ड What is the income tax amount recognized in this points company statement of profit and loss for the year ended? अच्छा मुझे यहाँ पे करना क्या है? मुझे यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट का बताना है। तो मेरे पास 3 तरह के टैक्सेस होते हैं। कौन कौन से? करंट टैक्स, नंबर 2 प्रायर टैक्स एंड थर्ड वन इज दी डेफर्ड टैक्स। आपके पास 3 तरह के टैक्सेस मेरे पास यहाँ पर है। अच्छा अब मुझे पहली बात, क्या करंट टैक्स ऑलरेडी गिवन है? कितना है करंट टैक्स? सॉरी 4.5 मिलियन। और प्रायर टैक्स गिवन है अंडर प्रोविजन, ओवर प्रोविजन? अंडर प्रोविजन। तो उसका मतलब यहां पर ऐड करेंगे, लेस करेंगे? ऐड। कितना है? 0.7 यानी कि 7 लाख।
अब आते हैं जरा डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें लेजर बनाना पड़ेगा। क्या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस गिवन है? यस सर, कितना है? 8.4 मिलियन। और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? अच्छा, क्या डायरेक्टली दिया हुआ था? यस सर, 5.6 मिलियन दिया हुआ है। अब जो डिफरेंस आएगा, क्या ये पूरा का पूरा डेफर्ड टैक्स पीएनएल में जाएगा? नहीं सर, इसमें रीवैल्यूएशन का डेफर्ड टैक्स भी शामिल है, तो मुझे उसको रिमूव करना है। कैसे रिमूव करेंगे? तो रीवैल्यूएशन सरप्लस का डेफर्ड टैक्स हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। रीवैल्यूएशन सरप्लस का कितना डेफर्ड टैक्स दे रहा है? 1.2। तो डिफरेंस कितना आ रहा है बताएं? 4। कहां पर आ रहा है? डेबिट साइड पे आ रहा है। 4 मिलियन का आपके पास यहां पर डेफर्ड टैक्स। और अगर डेबिट साइड पे आ रहा है तो मुझे बताएं ये ऐड होगा लेस होगा? लेस होगा। कितना आ रहा है? 1.2। क्या ये बात समझ आ रही है? यहां तक क्लियर है? सर आपने इसको क्रेडिट साइड पे रखा होगा। हाँ, मतलब वो आपको ओपनिंग बैलेंस दे रहा है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस दे रहा है। 136। चल अब आए जरा 136। अच्छा, 136 के ये जो क्वेश्चन है, इसके आगे ब्रैकेट बना के अपने पास किसी तरह का नोट लिख लीजिएगा कि दैट क्वेश्चन इज रेलेवेंट फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये क्वेश्चन है बेसिकली। ये क्वेश्चन IAS 12 से ज्यादा कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो ये है ही वैसे कैश फ्लो का, लेकिन चूंकि IAS 12 से लिंक्ड है तो यहीं पे हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि IAS 12 से रिलेटेड आपके पास एक क्वेश्चन दे रहा है। अब है क्या, गौर से सुनिएगा। द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स। आपके पास 2 सालों की बैलेंस शीट आपके पास दी हुई है, 2001 एंड 2002। अब आपके पास यहाँ पे दे रहा है नॉन करंट लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स का ओपनिंग बैलेंस दे रहा है, डेफर्ड टैक्स का क्लोजिंग बैलेंस दे रहा है। ऐसा ही है? ऐसा ही है। अच्छा, फिर इसी तरीके से आपको करंट लायबिलिटीज के अंदर टैक्सेशन यानी कि करंट टैक्स का ओपनिंग बैलेंस भी दे रहा है और क्लोजिंग बैलेंस भी दे रहा है। और फिर आगे एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, द टैक्स चार्ज इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 30th September 2002 is $270 million। यानी कि आपको टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर भी दे रहा है। करना क्या? व्हाट अमाउंट ऑफ टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि आपने टैक्स पेड की अमाउंट को कैलकुलेट करना है। अब टैक्स पेड की अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप लोग जब छोटे छोटे थे तो आपको याद हो कि आप कैश पेड की अमाउंट को कैलकुलेट करते थे लायबिलिटी का लेजर बना के। याद आ रहा है? अकाउंट पेबल का लेजर बनाऊंगा तो कैश पेड टू सप्लायर आएगा, रेंट पेबल का लेजर बनाऊंगा तो रेंट पेड की अमाउंट आएगी। इसी तरीके से सैलरी पेबल का लेजर बनाऊंगा तो सैलरी पेड की अमाउंट को कैलकुलेट करूंगा। इसी तरीके से इनकम टैक्स पेबल का लेजर बनाऊंगा तो इनकम टैक्स पेड की अमाउंट आएगी। क्या ये बात समझ आ रही है? अब इसके अंदर करेंगे क्या? मैं 2 लेजर्स नहीं बनाऊंगा, मैं यहां पे बनाऊंगा इनकम टैक्स। किसका लेजर बनाऊंगा मैं? देखिए, मैं करंट टैक्स का लेजर नहीं बना रहा, मैं डेफर्ड टैक्स का लेजर नहीं बना रहा, मैं लेजर किसका बना रहा हूं? इनकम टैक्स पेबल का। क्या ये बात समझ में आ रही है? पहली चीज, मैं 2 अलग अलग लेजर्स नहीं, एक ही लेजर बना रहा हूं जिसके अंदर आपके पास करंट टैक्स भी है और इसी तरीके से डेफर्ड टैक्स भी है। तो जब मैं एक इनकम टैक्स पेबल का लेजर बना रहा हूं तो मुझे बताएं कि इनकम टैक्स पेबल के लेजर में जब ओपनिंग बैलेंस डालूंगा तो करंट टैक्स का ओपनिंग बैलेंस भी आएगा और दूसरा क्या है? डेफर्ड टैक्स। करंट टैक्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है मेरे पास? 160। और डेफर्ड टैक्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 140। तो 2 आपके पास टोटल कितना हो गया? 300। इसी तरीके से क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस मुझे बताएं कि करंट टैक्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 130। और डेफर्ड टैक्स का 310। टोटल 440। ये आपके पास इनकम टैक्स पेबल का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आ गया। इनकम टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर, इनकम टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना दे रहा है? इनकम टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर 270। तो उसकी एंट्री क्या बनी होगी? इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट और इनकम टैक्स पेबल क्रेडिट। तो इनकम टैक्स एक्सपेंस कितना है? 270। तो अब मुझे बताएं डिफरेंस कितना आ रहा है? बैलेंसिंग फिगर कैश पेड, इनकम टैक्स पेड कितना आ रहा है? 130। ये क्या आपके पास? दैट इज इनकम टैक्स पेड फॉर द ईयर। क्या ये बात समझ में आ रही है? बस के अंदर एक बात याद रखिएगा कि हम 2 अलग अलग लेजर्स नहीं बनाएंगे। यहां पे लेजर करंट टैक्स का नहीं बनेगा, यहां पर लेजर डेफर्ड टैक्स का नहीं बनेगा, यहां पे लेजर किसका बनेगा? इनकम टैक्स पेबल का बनेगा। इस क्वेश्चन 136 के बाद कैप्लान का एक क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन आपके पास है दैट इज 213।
पेज नंबर 110 उसको ट्राई करें जरा। बीपीपी का 138 करें, बीपीपी का 138, क्वेश्चन 138 क्या आंसर आ रहा है? 5100 चार्ज और क्रेडिट चार्ज। अच्छा अब एक चीज सुनिएगा जरा, इसके बाकी के जो किट के क्वेश्चंस है इसको प्लीज घर से ट्राई कीजिएगा। अच्छा एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, वो ऑल्दो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन सुन ले जरा। जब मैं टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा होता हूं, तो टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त हो सकता है कि टैक्सेबल प्रॉफिट ना है बल्कि टैक्सेबल क्या आ जाए? लॉस। सही कह रहा हूं मैं भाई? आप कैलकुलेट कर रहे थे, जरूर थोड़ी कि टैक्सेबल प्रॉफिट ही है। तो सर उस सिचुएशन के अंदर जब वो प्रॉफिट माइनस में आ जाए तो उसको हम टैक्सेबल लॉस नहीं कहते, इसको हम कहते हैं टैक्स लॉस। क्या कहते हैं इसको हम? टैक्स लॉस से रिलेटेड IAS 12 कुछ गाइडलाइंस देता है। नंबर 1 पहली गाइडलाइन, no current tax shall be calculated on tax loss and that makes sense। सही कह रहा हूं मैं भाई? टैक्स कैलकुलेट किस पे होता है? प्रॉफिट पे। जब आपका टैक्स लॉस आ जाए, क्या आ जाए? तो रूल नंबर 1, नो करंट टैक्स शैल बी कैलकुलेटेड ऑन टैक्स लॉस। एमसीक्यूज के लिए मैं बता रहा हूं, अगर एग्जामिनर का दिमाग घूमा और उसने आईकैप से कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहा होगा, तो कॉपी पेस्ट करते हुए गलती से क्वेश्चन आ गया तो इसको जहन में रखिएगा। ऑल्दो बीपीपी और कैप्लान के अंदर टैक्स लॉस से रिलेटेड कोई आपके पास गाइडलाइंस गिवन नहीं है। एडिशनली मैं आपको बता रहा हूं, पहला रूल क्या बताया मैंने? पहला रूल क्या बताया? नो करंट टैक्स शैल बी कैलकुलेटेड ऑन टैक्स लॉस। टैक्स लॉस पे कोई आपके पास करंट टैक्स कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। रूल नंबर 2, deferred tax asset will be calculated on tax loss। deferred tax asset will be calculated on tax loss। अगर फॉर इंस्टेंस कि कंपनी का टैक्स लॉस आ रहा है 3 मिलियन का, तो इस साल जब मैं डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन कर रहा हूं तो डिफरेंट एसेट्स पे मैं डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट कर रहा हूं। जब मैं डिफरेंट एसेट्स पे डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट कर लूंगा तो IAS 12 भी कहता है कि जो तुम्हारा इस साल का टैक्स लॉस है, इस लॉस पे भी डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होगा। आई रिपीट, रूल नंबर 2 मैंने बताया, डेफर्ड टैक्स एसेट विल बी कैलकुलेट, यानी कि दैट लॉस विल बी कंसिडर्ड एज एन एसेट। दैट लॉस विल बी कंसिडर्ड एज एन एसेट। क्यों? अभी बताता हूं। पहला रूल मैंने क्या बताया कि नो करंट टैक्स शैल बी कैलकुलेटेड। कोई करंट टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। किस पे कैलकुलेट नहीं होगा? टैक्स लॉस पे। टैक्स लॉस पे करंट टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। रूल नंबर 2। दूसरा रूल क्या बताया? डेफर्ड टैक्स एसेट विल बी क्रिएटेड। डेफर्ड टैक्स एसेट विल बी रिकॉर्डेड ऑन दैट टैक्स लॉस। इस टैक्स लॉस के ऊपर हम डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे? क्या क्रिएट करेंगे? डेफर्ड टैक्स एसेट। रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, टैक्स लॉस जो भी आपके पास होगा विल बी कैरिड फॉरवर्ड। हम इसको क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कैरी फॉरवर्ड करेंगे कहां पे? कैरी फॉरवर्ड करेंगे टू द नेक्स्ट ईयर। कहां पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे? टू द नेक्स्ट ईयर। और नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करने का मतलब क्या है? नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करने का मतलब क्या है? सर नेक्स्ट ईयर के टैक्सेबल प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट ईयर के टैक्सेबल प्रॉफिट को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। 3 रूल्स आपने याद रखना है कि टैक्स लॉस पे इस साल कोई करंट टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि करंट टैक्स कैलकुलेट करने के लिए टैक्सेबल प्रॉफिट का होना जरूरी है। तो टैक्स लॉस पे कोई करंट टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, दूसरा रूल बता रहा हूं, जो टैक्स लॉस है, इस साल का टैक्स लॉस है, इस पे हम डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट करेंगे। क्या मतलब? दैट टैक्स लॉस विल बी रिकॉर्डेड एज एन एसेट। हम उसको क्या रिकॉर्ड करेंगे? एसेट। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इस लॉस का बेनिफिट हमें अगले साल मिलना है। कैसे मिलेगा अगले साल? रूल नंबर 3 कि ये टैक्स लॉस आपके अगले साल के टैक्सेबल प्रॉफिट को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। तो बेनिफिट दे रहे हैं ना, तो इसका मतलब आज ईयर एंड पे ये टैक्स लॉस मेरी नेमत है। क्यों नेमत है? क्यों एसेट है? क्योंकि अगले साल ये मेरे टैक्सेबल प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा। तो क्या कहा रूल नंबर 3 के अंदर? टैक्स लॉस विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। कि हम इस टैक्स लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। कहां पे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे? नेक्स्ट ईयर में। और नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करने का मतलब क्या है?
नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करने का मतलब क्या है, टैक्सेबल प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? 3 रूल्स मैंने बताए हैं टैक्स लॉस से रिलेटेड, टैक्स लॉस से रिलेटेड 3 रूल। हसीब क्या बताए 3 रूल्स, बताना मुझे जरा प्लीज। करंट टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। एक्सीलेंट, जिस साल टैक्स लॉस आएगा उस साल करंट टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। रूल नंबर 2 बताना जी, यानी कि इस टैक्स लॉस को हम एसेट ट्रीट करेंगे। क्या ट्रीट करेंगे हम? और जब एसेट ट्रीट करेंगे तो इस टैक्स लॉस के ऊपर हम वो कैलकुलेट करेंगे, वो क्या, डेफर्ड टैक्स एसेट कैलकुलेट करेंगे। एंड रूल नंबर 3 एक्सीलेंट, यानी कि जो इस साल का टैक्स लॉस है वो नेक्स्ट ईयर के टैक्सेबल प्रॉफिट को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। क्या ये बात समझ में आ रही है इसके अंदर? ये 3 रूल्स प्लीज याद रखिएगा, 3 रूल्स याद रखिएगा टैक्स लॉस से रिलेटेड। एग्जामिनर एमसीक्यूज के अंदर, थ्योरेटिकल एमसीक्यूज में पूछ सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है जी? यहां तक क्लियर है? अच्छा, इसके बीबीबी और कैप्लान की किट के क्वेश्चंस को प्लीज कंप्लीट कीजिएगा और कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। इसके अंदर नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे IFRS 9।